Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Professor Naeem Ahmed and I am your chemistry teacher. Today we discuss about lecture number 5, Fungat Chemistry, Aromatic Hydrocarbons. Organic chemistry से हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, aromatic hydrocarbons. चलें आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. यहाँ हम स्टार्ट करते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, फंगेट से इसका ताल्लुक है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है हमने डिस्कस करना है. हम सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लफ्ज़ एरोमा से निकला है जिसका मतलब होता है फ्रेग्रेंट, और इसके बारे में कुछ स्ट्राइकिंग इन्फॉर्मेशन जो कि फंगेट के हवाले से आपसे पूछी जा सकती हैं बेटा. जैसे कि डियर स्टूडेंट्स ये बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं, उसके अलावा ये साइक्लिक नेचर में होते हैं, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये जिनमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉन्जुगेटेड से क्या मुराद है. कॉन्जुगेटेड में हमारे पास इस तरह से कोई कंपाउंड होता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड जो है इस तरह से मौजूद होते हैं जहां अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस है, जहां देखें इस तरह की शफलिंग पॉसिबल हो सके, यहाँ पे मतलब जो है कि डबल बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकें. ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड कंपाउंड जिनमें अल्टरनेट पोजीशंस पे सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से यही हमारे पास क्या होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में इनकी नेचर है, लेकिन इनमें ये साइक्लिक होते हैं. ये बात याद रखनी है. जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है ये एलिफेटिक का है, लेकिन इस तरह से ये आपने याद रखना है कि ये साइक्लिक नेचर के होते हैं. उसके बाद देखें ज़रा, हमारे पास एवरी कार्बन जो इसके अंदर मौजूद होती है डियर स्टूडेंट्स वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. क्या है डियर स्टूडेंट्स? sp2 हाइब्रिडाइज्ड. जी अब यहाँ अगर देखें तो हर sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर. मतलब क्या है इसका? एक ट्राइगोन बनाएंगे और एक ही प्लेन में होंगे. जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके सामने इसे शो कर सकता हूँ. अगर आप देखें तो यहाँ आपके सामने है कि कार्बन जो है उसने आपके पास टोटल 4 बॉन्ड बनाए हैं, जिनमें से 2 उसके पास जो बॉन्ड्स हैं डबल हैं और एक सिंगल इसके पास बॉन्ड है. तो इस तरह से अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स ये प्लेनर ज्योमेट्री बनती है जो हर बॉन्ड एंगल जो है इसके अंदर किसका होगा? 120 का. और जी डियर स्टूडेंट अगर आप इसे प्लेन में चेक करते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं आपस में, तो ये ट्राइगोन बनती है इस तरह से. तो ये ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है. आप इसे देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पे आपके सामने विजिबल है. अब यहाँ देखें, अगर इससे आगे हम चलें डियर स्टूडेंट्स तो हम इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं. इनमें देखें 2 तरह के आपके पास जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. एक मोनोसाइक्लिक होते हैं जी, जिनमें एक बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव हो, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास है फिनोल जो एक ही साइकिल पे मुश्तमिल है बेंजीन के, टॉल्वीन. इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं फिनोल के लिए यहाँ अगर मैं आपके सामने इसे शो करूं तो ये आपके पास जो है OH आएगा. और अगर टॉल्वीन के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं इसे शो करता हूं तो ये आपके पास इस तरह से यहाँ पे जो साइड चेन है उसके तौर पे क्या लगा होगा? CH3 लगा होगा. जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास टॉल्वीन है और ये फिनोल है. इस तरह से ये मोनोसाइक्लिक आपके पास कंपाउंड थे डियर स्टूडेंट्स. इससे आगे अगर हम चलें तो पॉलीसाइक्लिक इसकी एक क्लास है जिसको आगे मजीद क्लासिफाई करने के लिए हमने 2 क्लासेस जो है बनाई हैं. उनमें एक क्या है? आइसोलेटेड वन, और दूसरे क्या हैं? फ्यूज्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड कौन से होते हैं? जिनमें 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग तो हों लेकिन वो एक दूसरे से अलग थलग हों, मतलब वो एक दूसरे से कंबाइंड या फ्यूज्ड ना हो किसी भी दरमियान में मौजूद किसी एटम के साथ, या मतलब जो है कि किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ उन्हें क्या किया जा सकता है? सेपरेट किया जा सकता है. यहाँ देखें ज़रा, जैसे कि यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप हमने लगा दिया इनको 2 मतलब जो है फिनाइल ग्रुप्स को जोड़ने के लिए. इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? बायफिनाइल मीथेन. जी स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जो पेरेंट नेम है वो इस मतलब जो है कि कार्बन की वजह से होगा, और ये जो फिनाइल ग्रुप्स होंगे ये यहाँ पे फंक्शनल, ये आपके पास जो है कि साइड पे मौजूद इस तरह से फिनाइल के तौर पे जाने जाएंगे, इसलिए हम इसे कहेंगे बायफिनाइल मीथेन. जी डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास है बायफिनोन. यहाँ देखें ये हमारे पास कीटो ग्रुप है, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं
जो फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, इस वजह से हम इसका नाम रखेंगे बाइफिनोन। जी, इससे आगे देखें डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पे हमारे पास फ्यूज्ड जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो कौन कौन से हैं, उन्हें देख लेते हैं जरा। अगर ये दो रिंग्स आपस में इस तरह से जुड़े हों तो फिर ये क्या है, नेप्थलीन है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, नेप्थलीन है। उससे आगे देखें जरा कि हमारे पास अगर ये तीन इस तरह से जुड़ जाएं तो ये क्या होगा, आपके पास होगा फेनेंथ्रीन। और अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों इस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं, इधर देखें जरा, अगर ये इस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं तो ये बनेगा एंथ्रासीन। क्या बनेगा, एंथ्रासीन। अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ इधर देखें जरा, ये आपके पास एंथ्रासीन है। अगर इससे आगे देखें तो हमारे पास ये क्लास मुकम्मल होती है फ्यूज्ड जो हैं, वो भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए और आइसोलेटेड भी एक्सप्लेन किए, और इसके साथ साथ मोनोसाइक्लिक जो है ये भी एक्सप्लेन किए। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो हमने बेंजीन को डिस्कस करना है। तो बेंजीन चूंकि बहुत मतलब आप जानते हैं कि इस टॉपिक की जान है और उसी के ऊपर ये सारी की सारी एरोमेटिक जो केमिस्ट्री है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो उसके ऊपर ही क्या करते हैं, बेस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम उसका जायजा लेते हैं। उसके लिए हमें नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने अभी बेंजीन की बात करनी है। अब बेंजीन क्या है, बेंजीन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके सिंपल, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने कैरेक्टर्स शो करता हूं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स बेंजीन के अंदर होते हैं, कौन कौन सी मतलब जो है कि आपके पास अगर हम बेंजीन के बारे में कहें तो बेंजीन में कौन कौन सी खासियतें मौजूद होंगी। सबसे पहले होमोसाइक्लिक होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, होमोसाइक्लिक से मुराद क्या है कि रिंग जो है वो एक जैसे एटम्स पे कंपोज करेगा, 6 के 6 आपके पास जो है कार्बन लगे होंगे, और वो जो बेंजीन है बेटा इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स इस तरह से CH 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 एंड CH फिर CH एंड फिर CH, इस तरह से आपके पास एक रिंग जो है इनके अंदर बनेगा, और इस तरह से ये रिंग कंपोज्ड होगा जिसमें आपके पास अल्टरनेट पोजीशंस पे क्या होंगे, सिंगल और डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं ये होमोसाइक्लिक रिंग है, इस वजह से कि बेंजीन जो है हमने अभी बात की कि होमोसाइक्लिक है। और दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास ये 6 कार्बन पे कंपोज कर रहा होता है, मतलब इसमें टोटल 6 कार्बन है। आप देख सकते हैं वहां पे मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है। अब अगर इसकी बात की जाए डियर स्टूडेंट्स तो ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि हमारे पास अल्टरनेट पोजीशंस पे सिंगल और डबल बॉन्ड्स होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, यही कॉन्जुगेशन के लिए आपके पास जो है स्ट्रक्चर है, यही कंप्लीट कॉन्जुगेशन या आप कह सकते हैं कंप्लीट डिलोकलाइजेशन के लिए शर्त है कि सिंगल और डबल बॉन्ड्स, जी डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होने चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे, अल्टरनेट मैनर्स में होने चाहिए। जी, अब अगर बेंजीन की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स तो इसे सबसे पहले हमारे पास 1825 में माइकल फेराडे ने वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल किया। उसके बाद देखें 20 साल बाद कोल तार के जरिए से, कोल तार की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हॉफमैन एक साइंटिस्ट है, उसने इसे क्या किया, डिस्कवर किया दोबारा से। जी, अब जब बेंजीन को हासिल किया गया डियर स्टूडेंट्स तो एक बहुत बड़ा मसला आ गया कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आइए देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से डिटरमिन किया गया। जी, सबसे पहले देखें एम्पिरिकल फॉर्मूले को अगर हम बात करें तो ये CH है डियर स्टूडेंट्स, और इसे एलिमेंटल एनालिसिस के जरिए से, जी एलिमेंटल एनालिसिस को आप पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में कि कंबशन एनालिसिस होता है ये, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंबशन एनालिसिस के जरिए से मतलब जो है कि क्या किया जाता है, उनका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम किया जाता है। अब जब इसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम किया गया तो ये बनता है डियर स्टूडेंट्स CH। तो अब इसके जरिए से हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकाल सकते हैं। आप सब जानते हैं कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक मैस होता है 12, जबकि हाइड्रोजन 1 है, तो 12 + 1 क्या हुआ, 13 ग्राम पर मोल। जी डियर स्टूडेंट्स, 13 ग्राम पर मोल, इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला मैस ऑफ बेंजीन। उसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स, हम इसका मॉलिक्यूलर मैस अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए से मालूम हो जाता है, और वो आपके पास जब आप इसे चेक करते हैं तो वो आता है 78 ग्राम पर मोल। जब देखा गया
कि इसका मॉलिक्यूलर मास ये है और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ये है, तो अब हमारे लिए n की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान है, जिससे फर्दर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हैं। देखें जरा n किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लेक्चर नंबर 13 के अंदर ही आपको बताया था कि हमारे पास कंबशन एनालिसिस में जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम करने के बाद तो हमें n मालूम करना होता है। अब यहाँ हम लिखते हैं ऊपर मॉलिक्यूलर मास और नीचे क्या लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो इस रेशो के बराबर n है। अब अगर लेट सपोज कि हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास पुट करें तो वो 78 ग्राम पर मोल है जी डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ अगर देखा जाए एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो वो कितना है 13 ग्राम पर मोल। आप जानते हैं कि अब ग्राम से ग्राम और पर मोल से पर मोल कट जाएगा तो आपके पास n की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 6। ये बात याद रखिएगा कि n की वैल्यू 6 आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि हमारे पास जब भी कभी एम्पिरिकल फॉर्मूला हो तो हम उसको n से मल्टीप्लाई करके क्या मालूम कर सकते हैं, हम उसको एम्पिरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि ये फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स n की वैल्यू क्या है 6 और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, ये चेक कर सकते हैं आप, CH है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये रेशो में आ जाएगा, ये बन जाएगा C6 एंड H6। तो ये इनके दरमियान रेशो डेवलप हो जाएगी। अब अगर देखें, आप जानते हैं, आपको मैंने लेक्चर नंबर 13 में बताया था कि हमारे पास जो C और H है उसकी जो सिंपलेस्ट रेशो है वो यहाँ बनती है 1:1। तो ये बन जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला CH। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं तो वो फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स जो मतलब किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स को, जो होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है, उनको शो करता है और ये आपके सामने मौजूद है। अब अगर इसके बाद देखें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि स्ट्रक्चर जो है बेंजीन के लिए क्या होगा जी डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर के बारे में हमने अब फाइंड आउट करना था। उसके बाद देखें इसके लिए 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखे जा सकते हैं जो कि स्ट्रेट चेन हो सकते हैं। अब यहाँ देखें, इसको हमने अगर लिखा तो ये आपके पास पहले यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बनता है डियर स्टूडेंट्स 1,5 हेक्सा डाइआइन जी डियर स्टूडेंट्स। अगर ये देखें तो ये चूंकि स्ट्रेट चेन में है इस वजह से ये एलिफेटिक नेचर का है। इसी तरह से अगर दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर जो स्ट्रेट चेन में देखा जा सकता है वो ये है जहाँ पे पहली और 5वीं पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और तीसरी पोजीशन पे आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड है। इसलिए इसका जो आयोपैक नेम होगा वो क्या होगा 1,5 हेक्साडाइइन एंड 3 आइन। यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स ये इसका नेम होगा और उसके बाद जो है ये स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। अभी ये भी क्या है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की सूरत में है और आप सब जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड्स में आते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक अगर है तो इसे एलिफेटिक के सारे टेस्ट देने चाहिए। मतलब एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से टेस्ट देते हैं, यहाँ अगर देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस जो है, यहाँ देखें ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड ये है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये तो हाईली अनसैचुरेटेड है और अगर एलिफेटिक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो डियर स्टूडेंट्स ये बात जरा सुन लें कि फिर इसे तमाम के तमाम वो टेस्ट देने चाहिए जो एक एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। अब चेक करते हैं जरा, हम इन्हें चेक करते हैं कि इनमें सबसे पहले हम अनसैचुरेशन चेक करते हैं। वो कैसे चेक करेंगे, बायर्स रिएजेंट 1% जो एल्केलाइन KMnO4 है, आपके पास ये 1% एल्केलाइन जो है KMnO4 है डियर स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, इससे इसे ऑक्सीडाइज करके देखेंगे कि क्या बेंजीन ऑक्सीडाइज होता है जी डियर स्टूडेंट। अगर इनमें से कोई भी होता तो डेफिनेटली ऑक्सीडाइज हो जाता। मीन एलिफेटिक कंपाउंड्स की नेचर होती है जब अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड्स को बायर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो बायर्स रिएजेंट का अपना जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देता। इसका मतलब है
कि बेंजीन एलिफैटिक नेचर की तरह, एलिफैटिक कंपाउंड्स की तरह बायर्स रिएजेंट से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह बिहेव नहीं करता बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये एक टेस्ट जो है उसको डिनाई करता है उसके एलिफैटिक नेचर को। नंबर 2, आइसोमेरिज्म चेक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, यहां देखें इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास इधर से 1 2 3 या इधर से 1 2 3, तो हमारे पास 3 पॉसिबल आइसोमर्स आ सकते हैं। तो और इधर भी 3 पॉसिबल आइसोमर्स आ सकते हैं। लेकिन जब इसे देखा जाए तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड की क्या खासियत थी कि वो 3 आइसोमर्स दे। लेकिन बेटा बेंजीन के अंदर डियर स्टूडेंट जब भी हम बात करेंगे तो बेंजीन जो है वो 1 पॉसिबल आइसोमर देगा, 3 पॉसिबल आइसोमर्स नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की तरह ये जो आइसोमेरिज्म चेक पॉइंट है इसके ऊपर भी पूरा नहीं उतरता। इसके अलावा हमारे पास कुछ और चेक पॉइंट्स हैं, उन तमाम चीजों को देखने के लिए हमें नेक्स्ट बोर्ड पे जाना पड़ेगा। चलें आइए अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां देखें जरा, हम अगर बात करते हैं कि जनरल फॉर्मूला चेक अगर हम करें तो एलिफैटिक कंपाउंड्स का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या क्या हो सकता है, और देखेंगे फिर कि बेंजीन उस पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। यहां देखें CnH2n+2 इट्स फॉर एल्केन्स, CnH2n इट्स फॉर एल्कीन एंड CnH2n-2 इट्स फॉर एल्काइन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये मौजूद है, लेकिन बेंजीन जो है अगर यहां पे बात करें तो इनमें से किसी के साथ मैच नहीं करता। इसका मतलब है कि बेंजीन का ये जनरल फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, तो बेंजीन खुद एलिफैटिक भी नहीं हो सकता। अब यहां देखें तो जनरल फॉर्मूला चेक, इसके ऊपर भी बेंजीन पूरा नहीं उतरता। तो इससे अगर आगे हम देखें तो फिर अब देखेंगे कि बेंजीन के लिए अगर ये स्ट्रक्चर्स नहीं है तो अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं तो फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया केक्यूल और डेवार ने। तो बारी बारी हम इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। देखें जरा कि पहले केक्यूल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखेंगे कि केक्यूल क्या क्या एक्सप्लेन करता है। डिवार और केक्यूल के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम रेजोनेंस के अंदर जाके क्लियर करेंगे। अभी फिल वक्त जो है हम इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं बाय केक्यूल्स मेथड। केक्यूल के मुताबिक यहां आपके पास जो है इस तरह के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे जहां अल्टरनेट मैनर्स पे सिंगल और डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, सिंगल और डबल बॉन्ड्स, ये बात फिर से सुन लें, ये बार बार हम जो कह रहे हैं अल्टरनेट पोजीशंस पे सिंगल डबल बॉन्ड, ये इसकी कंप्लीट डिलोकलाइजेशन को जाहिर कर रहा है। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां देखें, अगर हम इनके बारे में यहां से देखते हैं तो यहां पे आपके पास इसके हवाले से, अगर केक्यूल स्ट्रक्चर के हवाले से हम ये चीजें देखें तो केक्यूल का स्ट्रक्चर हमें क्या क्या बताता है कि ये साइक्लिक है और ये हेक्सागोनल है और ये कंप्लीट डिलोकलाइजेशन शो करता है। यानी देखें, साइक्लिक है, हेक्सागोनल है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं एंड कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट्स हमें क्लियर होते हैं बाय केक्यूल्स स्ट्रक्चर्स। जबकि अगर केक्यूल स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो इस पे एक ऑब्जेक्शन बनती है। जी डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्शन टू केक्यूल स्ट्रक्चर्स? ऑब्जेक्शन क्या बनती है कि जब इसकी एडिशन करवाते हैं तो बेंजीन को, चूंकि वो हाईली अनसैचुरेटेड है, 3 डबल बॉन्ड उसके अंदर मौजूद हैं, तो उसे एडिशन प्रोडक्ट देना चाहिए लाइक एलिफैटिक कंपाउंड्स। लेकिन जब यहां बात करते हैं तो ये एडिशन प्रोडक्ट देता तो है लेकिन रिलैक्टेंटली। अब अगर देखें तो सब्स्टिट्यूशन तो सैचुरेटेड कंपाउंड की खासियत है कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इजीली देते हैं। अब यहां अगर देखा जाए तो बेंजीन भी क्या कर रहा है, इजीली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे रहा है। इसका मतलब है कि वेयर इज केक्यूल स्ट्रक्चर लाए, तो केक्यूल स्ट्रक्चर जो है, जो भी है, वो कहां लाए कर रहा है, अगर ये देखते हैं तो ये तो ऑब्जेक्शन बनती है कि अगर एडिशन प्रोडक्ट देख रहे हैं तो वो रिलैक्टेंटली मिल रहा है, जबकि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें इजीली मिल रहा है। जी डियर स्टूडेंट, अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं कि सबसे पहले देखें कि कार्बन टू कार्बन जो यहां पे बॉन्ड आपके पास लेंथ है वो कितनी है, 139.7 पिकोमीटर। जी डियर स्टूडेंट, अगर आप इसे एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हैं तो 1.397 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, और अगर पिकोमीटर में लिखेंगे तो 139.7 पिकोमीटर डियर स्टूडेंट्स लिखा जाएगा। अब यहां देखें, और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या है, 1.5 है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब ये फिर से कंप्लीट कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है। हाँ, अब अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रही है तो बेंजीन के अंदर तो डबल बॉन्ड क्या हो रहा है,
शिफ्ट कर रहा है, इस तरह से मूव किए जा रहा है. नाउ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्सपोज्ड लाइक एलिफेटिक एल्कीन्स एंड अल्काइंस. अगर एल्कीन्स के हवाले से देखें तो वहां लोकलाइज्ड बॉन्ड है, अल्काइन के हवाले से देखें तो जो ट्रिपली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज्ड हैं. लेकिन यहां तो वो लोकलाइज्ड है ही नहीं, वो तो एक जगह पे फिक्स है ही नहीं. वो तो क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे मतलब जो है कि स्ट्रक्चर के अंदर मूव कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं. इस वजह से ये एडिशन के लिए जल्दी से अवेलेबल है ही नहीं. तो अब अगर देखा जाए इसको मजीद क्लेरिफाई करने के लिए हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा या ऑर्बिटल ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा बेंजीन का. जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि बेंजीन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के थ्रू कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है. इसमें देखें सबसे पहली चीज कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका होता है. डियर स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जब एक रिंग बनेगा, हेक्सागोन बनेगी, तो कार्बन कार्बन और कार्बन यानी इन तीन कार्बन के दरमियान, 1 2 और इन तीन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 120 बनेगा. जैसे कि हमने पहले बात की डियर स्टूडेंट्स कि हर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस वजह से जो बॉन्ड एंगल होंगे सारे के सारे वो क्या होंगे, 120 के. जब 6 एटम्स जुड़ेंगे तो आपके पास एक हेक्सागोन बनेगी. बिल्कुल यहां देख सकते हैं आप. इसके अंदर देखें जरा, एवरी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रखती है. अब यहां देखें इसको एक्सप्लेन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले ये चेक कर लें कि कार्बन sp2 अगर हाइब्रिडाइज्ड है तो उसके पास टोटल जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे 3, जबकि एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा. pz इज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन. दैट्स व्हाई हम यहां इन तीनों ऑर्बिटल्स की जो कि हाइब्रिड हैं उनका पहले सिग्मा फ्रेम बनाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. यहां देखें जरा, अगर कार्बन की हम बात करते हैं तो कार्बन यहां पे sp2 और s ओवरलैप के साथ हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड. और sp2 एंड sp2 ओवरलैप से क्या बनाएगा, कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड. तो टोटल कार्बन टू कार्बन कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 बॉन्ड हुए जो कार्बन टू कार्बन है और लीनियर ओवरलैप से बन रहे हैं और सिग्मा है. तो 6 ये हो गए, और 1 2 3 4 5 और 6. जी डियर स्टूडेंट्स, 6 बॉन्ड्स वो हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के हैं. तो बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारे पास हाइड्रोजन के और कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 6 टोटल हो गए, और कार्बन टू कार्बन भी 6 हैं. तो टोटल मिला के सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए. बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन. तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कितने बॉन्ड्स हैं. आपके पास 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर. हाँ, अगर कोई बॉन्ड पेयर्स के हवाले से पूछे सिग्मा बॉन्ड पेयर्स तो वो भी 12 होंगे. हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछे कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या बताएंगे, 12 2s द 24. तो 24 वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास देखें यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि 6 वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो कार्बन टू कार्बन है, और 6 वो सिग्मा बॉन्ड हैं जो कार्बन टू हाइड्रोजन है. एक और बात बता दूं कि जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स हैं वो sp2 ओवरलैप से बने हैं, और जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो sp2s ओवरलैप से बने हैं. डियर स्टूडेंट्स, इट इज द सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन. ये सिग्मा फ्रेम है जो बेंजीन का है. अब अगर आप पाई फ्रेम पढ़ना चाहते हैं यानी डीलोकलाइजेशन पढ़ना चाहते हैं, बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉनिक जो स्कीम है उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट बोर्ड पे जाना पड़ेगा, और उसे हम डिस्कस करने के लिए अब नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. तो आइए. जी डियर स्टूडेंट्स, यहां देखें, अब अगर आप यहां पे चेक करें तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है. डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें अब हर कार्बन पे एक एक pz ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है. और ये बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आउट ऑफ द प्लेन है. जैसे देखें, अगर ये 3 बॉन्ड्स इस तरह से अवेलेबल हों एक प्लेन के अंदर, ये देखें जरा, मैं आपके सामने शो कर रहा हूं. अब अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, तो अगर ये 3 आपके पास जो है ये बॉन्ड्स हैं जो एक ही प्लेन में जुड़े हुए हैं, तो एक बॉन्ड जो है आउट ऑफ द प्लेन होगा जो बाहर निकल रहा होगा. बिल्कुल ये जो आउट ऑफ द प्लेन बॉन्ड है इस तरह से pz अवेलेबल होता है किसके ऊपर वाला, हर कार्बन के ऊपर. और अब ये pz ऑर्बिटल क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि pz के अंदर
हर पीजी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से ये 3 पाई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अब ये कंप्लीट एक डीलोकलाइजेशन की शीट बनाएगा इस तरह से और इस तरह से। अब अगर आप इसको जाहिर करना चाहते हैं तो ये देखें, ये जो लाइनें मैंने शो की हुई हैं ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये बिल्कुल अब ब्लू लाइंस, और एक जो है ये अबव शीट जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन की ये ऊपर है और ये डियर स्टूडेंट्स नीचे। आप चेक कर सकते हैं तो ये आपके पास पाई बॉन्ड्स की यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डीलोकलाइजेशन है ऑन द होल बेंजीन स्ट्रक्चर। इसी वजह से बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स एक खास जगह पे अवेलेबल नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर कैन नॉट बी इजीली अटैक्ड, तो इन्हें आसानी के साथ अटैक नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ये एडिशन प्रोडक्ट रिलेक्टेंटली देते हैं जबकि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इजीली देते हैं जी। अब अगर देखा जाए तो यहां अगर चेक करें तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स हैं जो कार्बन टू कार्बन बने हैं और ये साइडवेज ओवरलैप से बने हैं। किससे बने? साइडवेज ओवरलैप से। और वो साइडवेज ओवरलैप किस किस का था? पीजी पीजी का था। और यहां देखें, अब अगर टोटल देखें तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स थे और 3 पाई बॉन्ड है, तो टोटल मिला के कितने बॉन्ड्स हुए? 15 बॉन्ड्स आर देयर। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हाउ मेनी टोटल बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर टोटल बॉन्ड्स की तादाद क्या होती है? वो आपसे 6 कह सकता है, 12 कह सकता है, 15 कह सकता है एंड 3 कह सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट कि हमारे पास जो है जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो 12 हैं, कार्बन टू कार्बन कितने? 6 सिग्मा है। ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन कार्बन कार्बन, तो वो कितने होंगे? 6। और अगर कोई पूछ ले कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कितने सिग्मा हैं, तो वो भी 6 होंगे। और आपके पास कोई आपसे पूछ ले कि टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो वो कितने होंगे? 3। तो टोटल मिला के 3 पाई एंड 12 सिग्मा, तो टोटल कितने हुए? 15 बॉन्ड एंड 15 बॉन्ड्स आर देयर जी। बेटा अगर डियर स्टूडेंट इससे आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस जी। अब रेजोनेंस क्या होता है? अगर किसी स्ट्रक्चर के लिए एक से ज्यादा टाइप्स में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्कीम लिखी जा सके, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉनिक स्कीम फॉर द डिफरेंट पाई इलेक्ट्रॉनिक स्कीम फॉर द सेम मॉलिक्यूल अगर हो, तो उस एग्जिस्टेंस को आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे रेजोनेंस जी। डियर स्टूडेंट्स वो स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस को क्लियर करेंगे, रेजोनेंस को एक्सप्लेन करेंगे, दीज आर कॉल्ड एज रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अब एक और बात जरा गौर से सुन लें कि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेजोनेंस थ्योरी है उसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि रेजोनेंस है क्या। रेजोनेंस में आप बताएंगे कि रेजोनेंस असल में एग्जिस्टेंस है ऑफ द डिफरेंट पाई इलेक्ट्रॉनिक स्कीम ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑन द सेम मॉलिक्यूल या फॉर अ सेम मॉलिक्यूल। दूसरी चीज कि जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो असल में पाई स्कीम को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तीसरी चीज क्या है डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल भी होगा। हाँ, अगर किसी मतलब कंपाउंड के लिए, मॉलिक्यूल के लिए जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल फॉर्म्स जो है या रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन हो सकती हैं, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन शफलिंग में रहेंगे, कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन में रहेंगे, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी अटैक्ड इजीली और वो चीज स्टेबल बन जाएगी, वो कंपाउंड स्टेबल होगा। अब यहां अगर देखें तो दूसरा नाम इसका, जैसे कि मैंने बोला भी, कैनोनिकल फॉर्म होता है। और अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो रेजोनेंस थ्योरी का एक और यहां अगर देखें बड़ी खूबसूरत बात वो ये है रेजोनेंस इसके स्ट्रक्चर्स की कि 2 स्ट्रक्चर कैक्यूल के हैं और इनमें देखें सारे के सारे बॉन्ड्स एक जैसी लेंथ के हैं और एक जैसे मैनर पे हैं। और इसके साथ साथ अगर डिवार स्ट्रक्चर देखें 1 2 3, तो डियर स्टूडेंट्स इनमें आप देख सकते हैं ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड एक्सेप्शनली लार्जर हैं देन अदर 2 पाई बॉन्ड्स। ये देखें ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड स्मॉलर हैं जबकि ये पाई बॉन्ड लेंथ ही है। इसी तरह बाकियों में है, लेकिन बेंजीन में तो सारे बॉन्ड्स 1.397 एंगस्ट्रॉम के होते हैं या 139.7 पिकोमीटर के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब अगर देखा जाए तो ये चूंकि हकीकत के ज्यादा करीब है इस वजह से ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग होंगे और डियर स्टूडेंट्स ये क्या होंगे? माइनर कंट्रीब्यूटर होंगे। ये क्या होंगे? माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। अब इन सबको अगर मिलाया जाए तो इनसे एक एवरेज बनता है, यानी एवरेज ऑफ ऑल दी रेजोनेंस
कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड, उसे आप रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, एक हेक्सागोन बनाएंगे और हेक्सागोन के अंदर एक सर्कल पुट कर देंगे ताकि हम बेंजीन को जाहिर कर सकें। इस तरह से हम बेंजीन को जाहिर करते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है, ये बात तय कर लें, सुन लें कि ये असल में एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन एक्चुअल के बिल्कुल करीब तरीन होता है जी। अब यहां देखें जरा एक और बात कि इस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए, इस रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, रेजोनेंस यानी ये जो कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से हकायक हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं जो इन्हें एक्सप्लेन करेंगे जी। अगर देखें कार्बन टू कार्बन, जैसे कि हमने लास्ट बात की, एल्केन में 154 पिकोमीटर होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड 134 पिकोमीटर होता है और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 120 पिकोमीटर होता है। अब अल्केन्स, अल्कीन्स और एल्काइंस, उनमें से किसी के साथ भी बेंजीन की कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ नहीं मैच करती। अगर देखा जाए तो वो तकरीबन इन दोनों का एवरेज है। यहां चेक कर सकते हैं कि कार्बन टू कार्बन जो बेंजीन के अंदर होती है बॉन्ड लेंथ, वो है बेटा 139.7 पिकोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज द एवरेज बिटवीन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ऑलमोस्ट एवरेज है। अब अगर इससे आगे देखें तो हमारे पास ये टोटल रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट था जिसने बेंजीन की स्टेबिलिटी को मजीद एक्सप्लेन किया। अब इससे आगे अगर हम देखें तो हमारे पास एक जो स्टेबिलिटी है बेंजीन की, उसे एक्सप्लेन करने के लिए बेंजीन स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में या डिलोकलाइजेशन एनर्जी के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये बात याद रखिएगा, कभी भी स्टेबिलिटी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जब चेक करते हैं तो वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से चेक करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो उस वक्त रिलीज होती है जब कभी हम एक मोल हाइड्रोजन को ऐड करते हैं अगेंस्ट अ डबल बॉन्ड। जब कभी एक डबल बॉन्ड के एवज, एक डबल बॉन्ड के लिए हम एक मोल हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं तो उस वक्त जितनी एनर्जी रिलीज होती है, दिस वुड बी कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ये बात याद रखें कि हमारे पास अगर ये हो 1, आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सीन, तो यहां पे आपके पास एक डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल की मौजूदगी में 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहां साइक्लोहेक्सीन बनेगा डियर स्टूडेंट्स। और ये बात याद रखिएगा कि एक डबल बॉन्ड के लिए इसकी एनर्जी जो है वो है -119.5 किलो जूल पर मोल जी। डियर स्टूडेंट्स, वन डबल बॉन्ड जब साइकिल के अंदर मौजूद होगा, रिंग के अंदर मौजूद होगा, तो उसके अगेंस्ट जब हम बात करेंगे तो जब H2 ऐड करेंगे तो वहां पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो हमारे पास -119.5 किलो जूल पर मोल के बराबर होगी जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ देखें कि हम 2 मोल्स ऐड करते हैं, डबल, यहाँ पे देखें एक डबल बॉन्ड ये है, दूसरा डबल बॉन्ड ये है, अब ये ऐड करते हैं तो ये इसका डबल आएगा तकरीबन, और अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है -239 के करीब बनता है। अब अगर देखें डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कितनी है, 239 के करीब, जबकि जो एक्चुअल आती है वो होती है 231 किलो जूल पर मोल माइनस में। तो अब थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और वो जो डिफरेंस आ रहा है वो अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड की शफलिंग से हो सकता है, डिलोकलाइजेशन से हो सकता है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल कंपाउंड देखें जिसमें 3 डबल बॉन्ड हो, जैसे कि बेंजीन में होते हैं, अगर ये काम किया जाए निकल और इसी कंडीशन की मौजूदगी में 250 डिग्री सेल्सियस पे, अब चूंकि 3 डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 मोल ऐड करेंगे हाइड्रोजन के, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन व्हेनेवर एडेड इनटू 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन, यहाँ अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो हीट ऑफ एनर्जी, जो आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है डियर स्टूडेंट्स, वो जो होनी चाहिए उसको इसका मल्टीपल होना चाहिए 3 टाइम्स। अब अगर ये इसका 3 टाइम मल्टीपल हम करते हैं तो ये बनता है -358.5 किलो जूल पर मोल। डियर स्टूडेंट्स, कितना बनता है, -358 किलो जूल पर मोल, और -358 और उसमें है 0.5 किलो जूल पर मोल। जबकि अगर ऑब्जर्व्ड देखते हैं डियर स्टूडेंट्स तो वो होती है -208 किलो जूल पर मोल। बेंजीन के लिए एक्चुअल कितनी है, 208 किलो जूल पर मोल, जबकि कैलकुलेटेड कितनी है, -358 किलो 0.5 किलो जूल पर मोल। अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वन। और अगर ये चेक करते हैं हम
तो हमारे पास तकरीबन आप अगर चेक करें तो 150 किलो जूल पर मोल 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी का गैप आता है। यानी इतनी ज्यादा एनर्जी जो है बेटा ऑब्जर्व्ड बहुत ज्यादा आ रही है, कैलकुलेटेड ज्यादा आ रही है, जबकि जो कैलकुलेटेड ज्यादा आ रही है ऑब्जर्व्ड कम आ रही है। यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम है बेंजीन के लिए, जबकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज्यादा है। तो अब अगर यहाँ पे हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द बेंजीन स्टेबलाइजेशन एनर्जी या डिलोकलाइजेशन एनर्जी, तो वो आपके पास आई है 150, जो बराबर होगी, अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखें तो वो होगी डेल्टा एच जो स्टेबलाइजेशन है फॉर डिलोकलाइजेशन है इज इक्वल टू क्या, कि हमारे पास ये हो सकता है कैलकुलेटेड माइनस और क्या होगा ऑब्जर्व्ड। जब हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ पे डिफरेंस में आएगी वो हमें बताएगी कि हाउ मच एनर्जी विल रिलीज्ड टू गेट स्टेबिलिटी। बेंजीन असल में डिलोकलाइजेशन के नतीजे में इतनी एनर्जी पहले से रिलीज कर चुका था। यानी कहने का मतलब यह है कि बेंजीन जो अभी हम चेक कर रहे हैं हाइपोथेटिकल कंपाउंड, हमने उसमें मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन को कंसिडर नहीं किया, लेकिन बेंजीन में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होती है। उस कंप्लीट कॉन्जुगेशन की वजह से बेंजीन पहले से एक्स्ट्रा स्टेबल है और उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो तकरीबन 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर चुका है टू गेट स्टेबिलिटी। दैट्स व्हाई एक और बात जरा गौर से सुन लें, यहां से एक एमसीक्यू आपसे डिस्कस किया जा सकता है कि वो कंपाउंड जिसकी एनर्जी कम हो, क्या वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, मॉडरेटली स्टेबल होगा, नन ऑफ देम। तो जितना ज्यादा कोई कंपाउंड स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी कम आती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होने के लिए पहले से एनर्जी रिलीज कर चुका होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि मैंने मुकम्मल तौर पे एलैबोरेट किया बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, और इसमें हमने जाना कि हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन क्या है, उसका नोमेनक्लेचर क्या है, उसके साथ साथ हमने बेंजीन को स्टडी किया, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया, एंड देन जाके हमने उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट को, रेजोनेंस को एंड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को यानी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को। तो ये यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ, चूंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपको प्रॉपर तरीके से इसको आपने क्लियर किया होगा। इंशाल्लाह इससे मजीद आगे चलने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।